हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपसे चीन के राजनीतिक दल की चर्चा करना चाहती हूँ। एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि वर्तमान समय जनतंत्र का है। 18वीं शताब्दी राजतंत्र की थी। 19वीं शताब्दी भी बहुत कुछ राजतंत्र की थी, जनतंत्र की नींव पड़ गई थी। 20वीं शताब्दी जनतंत्र की शताब्दी कह सकते हैं। और एक खास बात कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक तो स्थिति ये हो गई कि आज प्रत्येक देश गर्व करता है ये कहने में कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो जनतांत्रिक देश है। ये बात और है कि जनतंत्र कैसा होगा, किस तरह का होगा, इसके बारे में हर राष्ट्र का अपना अलग तरीका, अलग सोच है। और दूसरी चीज, अगर जनतंत्र की बात करते हैं तो ये भी बात सामने आती है कि राजनीतिक दल जनतंत्र के पहिए हैं। दे आर द व्हील्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। बिना उसके राजनीतिक दल के बगैर सरकारें चल ही नहीं सकती। अब ऐसी स्थिति में चाइना भी अपने को जनतंत्र कहता है। यह बात और है कि विश्व के जनतंत्रों से चाइना का जनतंत्र अलग है। विश्व के जनतंत्र जहां पूंजीवादी जनता के हितों पे कायम जनतंत्र है, लोकतांत्रिक जनतंत्र है, वहां चाइना का जनतंत्र सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी जनतंत्र के रूप में हम कह सकते हैं। जो भी है, चाइना भी अपने को जब जनतंत्र कह रहा है तो वहां भी राजनीतिक दलों की जरूरत होगी। सोवियत रूस के समान, बल्कि यूं कहें कि सोवियत रूस से प्रभावित होकर चाइना ने भी साम्यवादी दल की व्यवस्था को स्वीकार किया। 1923 से वहां पर साम्यवादी दल की शुरुआत हुई। ये बात और है कि वह साम्यवादी दल वो स्थान नहीं प्राप्त कर सका जो उसे आज वर्तमान में प्राप्त है। 1949 में पहली बार साम्यवादी दल को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। राजनैतिक सत्ता के गलियारे में साम्यवादी दल का प्रवेश हो गया। उसके पहले साम्यवादी दल सत्ता के गलियारे में नहीं था, बल्कि वो अपने लिए एक संगठन बनाने में लगा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक केवल 10 लाख की संख्या थी और उसमें कोमिंतांग दल साम्यवादी दल के साथ मिलकर काम कर रहा था। इनके आपसी विरोधों के कारण 1949 में चीन में पूरी तरह से साम्यवादियों ने अपना स्थापित किया और तब से आज तक साम्यवादी दल का होल्ड है, की ही सत्ता चाइना में कही जा सकती है। साम्यवाद को एक तरह से ये कहा जा सकता है कि साम्यवादी व्यवस्था पूरी तरह से सर्वसत्तावाद या सर्वहारा वर्ग के शासन पे आधारित है। चाइना के लोग, जो साम्यवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि पूंजीवादी देशों में तो जनतंत्र है ही नहीं। भले बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन चाइना में जनतंत्र है क्योंकि वहां जनता को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक जनतांत्रिक देश में होते हैं। लेकिन बात आती है कि चुनाव के समय एक दलों का संगठन हो जिनके माध्यम से जनता अपने लिए शासक चुने। चीन में साम्यवादी दल के वर्चस्व के कारण केवल एक ही दल में से जनता को अपने लिए
प्रतिनिधि चुनना है, जैसा कि सोवियत संघ में बहुत सारे लोग, उसी दल के मानने वाले लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और उन्हीं में से जो भी चुना जाएगा वो साम्यवादी दल की नीतियों को मानता हुआ शासन में सहयोग करेगा। बार बार बात आती है कि चाइना ने सोवियत रूस के हिसाब से साम्यवादी दल को स्वीकार किया, लेकिन 1949 तक चाइना और सोवियत रूस के साम्यवादी दल में एक अंतर था। सोवियत रूस में साम्यवादी दल को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, लेकिन चाइना में साम्यवादी दल को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। उसका कारण ये था कि साम्यवादी दल संघर्ष कर रहा था, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। 1954 में पहली बार साम्यवादी गणराज्य की स्थापना चीन में हुई, लेकिन तब भी साम्यवादी दल को एक ऐसे दल के रूप में स्वीकार किया गया जो शासन सत्ता में सहयोग करेगा। 1975 में जब दोबारा चाइना के संविधान को आकार दिया गया, उस वक्त साम्यवादी दल को उसके अनुच्छेद 2 में यह व्यवस्था कर दी गई कि यह एक संवैधानिक दल है और दल से हटकर कुछ भी नहीं है। कुछ भी अगर सोचना है तो साम्यवादी दल की परिधि में ही सोचना है। और इसके लिए वार्ड और मैकरिडीज ने कहा कि चीन की राजनीति में साम्यवादी दल ही नीति निर्धारक के रूप में होगा। साम्यवादी दल सत्ता का एक अधिकार स्थापित करेगा, अर्थात साम्यवादी दल को पूर्ण वर्चस्व प्राप्त हो गया, संवैधानिक आधार प्राप्त हो गया। चाइना में साम्यवादी दल का गठन किस तरह से होगा? वास्तव में दल का विकास तो 1921 में हुआ, जब अराजकतावादियों ने, उग्रपंथवादियों ने थोड़े से लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया, लेकिन धीरे धीरे यह संगठन बढ़ता गया और 1954 में इसने बृहद रूप लिया। 1980 के बाद 1984 में जब जो वर्तमान संविधान है, इसका जो अंतिम स्वरूप तैयार हुआ 1984 में, तब तक आकर के साम्यवादी दल सब कुछ हो चुका था। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि अगर कोई सत्ता या सरकार में कुछ ढूंढना है तो साम्यवादी दल को ढूंढ लीजिए, उसके संगठन को ढूंढ लीजिए और जान जाइए कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से होगी। साम्यवादी दल का गठन पिरामिड के आकार का है, अर्थात नीचे से लेकर ऊपर तक एक पिरामिड बनता है। नीचे छोटे छोटे दुकानों पर, पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, खेतों में, खलिहानों में, बल्कि यूँ कहा जाए कल कारखानों में, हर जगह जो साम्यवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वे एक साथ जुड़ते हैं और वहाँ पर वो संगठन को स्वरूप देते हैं। इस तरह से संगठन ग्रामीण और शहरी दोनों आधार पर जाना जा सकता है। साम्यवादी दल जब नीचे के स्तर पर आकार ले लेता है, तब उस दल के मध्य से चुना जाता है, उसके ऊपर का गठन किया जाता है। जो नीचे के लोग होते हैं वे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन के समय 8 बातें उनके उस रजिस्ट्रेशन कार्ड में होता है, जैसे कि दल का देश में अंतिम उद्देश्य होगा साम्यवाद की स्थापना करना। जैसे साम्यवाद के लिए आजीवन लोग संघर्ष करेंगे, दलीय अनुशासन को मानेंगे, सर्वसाधारण के सामान्य हितों के ऊपर दल होगा, यानी दल और दल की नीति सर्वसाधारण के हितों को लेकर आगे चलेगा। दल का देश में अंतिम उद्देश्य साम्यवाद की स्थापना है। इस तरह से
साम्यवाद सर्वे सर्वा है, लेकिन इस साम्यवाद में एक खास बात है, और वो ये कि वो कहते हैं कि दल जनहित को लेकर के आगे चलता है, जनता के हितों को लेकर आगे चलता है, और इसके लिए नीचे का आधार कठोर अनुशासन प्रिय होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर दल की भावना से हटता है तो उसे दल छोड़ना पड़ता है। ये कहने की बात है। सच्चाई ये है कि जो दल की भावना से हटता है उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाती है, उसे दंडित किया जाता है। आम व्यक्ति भी जन स्थानों पर केवल एक चर्चा कर सकते हैं, वे साम्यवाद की चर्चा कर सकते हैं, और अगर साम्यवाद से हटकर बात करते हैं तो उसे देशद्रोह माना जाएगा। राष्ट्र के प्रति वह विद्रोही भावना या विद्रोही आवाज मानी जाती है। इसलिए वहाँ सोचना है साम्यवाद, बोलना है साम्यवाद, करना है साम्यवाद। यद्यपि कि संविधान में एक विशेष व्यवस्था की गई है, वो ये कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र सोच रख सकता है, अपनी बात कह सकता है और अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयास कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि वहाँ नागरिकों के पास विशेष अधिकार है बोलने का, सोचने का, कहने का, करने का। लेकिन सच्चाई ये है कि साम्यवाद से हटकर उन्हें कुछ भी न सोचना है, न बोलना है, न करना है। साम्यवादी दल में सबसे टॉप पर पॉलिट ब्यूरो होता है और सबसे नीचे जनता की छोटे छोटे संगठन जो जन समूहों और जनसभाओं में इकट्ठे होते हैं। इन्हें प्रारंभिक सेल, प्रारंभिक संगठन कहा गया है। ये प्रारंभिक संगठन अपने में ही अपने ऊपर का शहरी संगठन या ग्रामीण संगठन चुनते हैं। वे काउंटीज के स्तर पर एक संगठन बनाते हैं और काउंटीज के स्तर के संगठन प्रादेशिक स्तर पर कांग्रेस का चयन करते हैं और वो प्रांतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करता है और राष्ट्रीय कांग्रेस में से लगभग 190 से 200 के बीच सदस्यों का चयन किया जाता है जो पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कहलाते हैं। इस तरह सबसे नीचे स्थानीय सेल, उसके ऊपर शहरी या ग्रामीण संगठन, उसके ऊपर काउंटीज का संगठन, उसके ऊपर प्रांतीय कांग्रेस और उसके ऊपर राष्ट्रीय कांग्रेस। आकार नीचे बड़ा है, नीचे उसमें से जो छटे हुए, मंजे हुए, ज़्यादा समर्पित लोग हैं उससे ऊपर गए, उसमें भी जो ज़्यादा समर्पित है उससे ऊपर गए, और जो और उन नीतियों को मानने वाले, जानने वाले और उस पर एक्ट करने वाले हैं उससे ऊपर गए। और इस तरह से ऊपर पॉलिट ब्यूरो, और पॉलिट ब्यूरो में भी एक और छोटा संगठन होता है जो उनका केंद्रीय संगठन कहलाता है। उस केंद्रीय संगठन में, केंद्रीय समिति में जो लोग होते हैं वही राष्ट्रीय दल का निर्वाचन करते हैं और वही केंद्रीय समिति के लोग, उनमें ही जो उनका अध्यक्ष होता है वही वहाँ का प्रधानमंत्री कहलाता है। लंबे समय तक मौत से तुंग जी इस संस्था के संगठन रहे, के अध्यक्ष रहे, लेकिन अध्यक्षता छोड़ने के बाद भी जीवन पर्यंत उन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी थी 1959 में, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब तक जिए केवल और केवल उन्हीं का अंतिम निर्णय होता था। इतना महत्वपूर्ण स्थान उनका केंद्रीय समिति में हो चुका था, जो बिना किसी चुनाव का, जो किसी चुनाव का मोहताज नहीं था, जो किसी पद का मोहताज नहीं था, अंतिम सत्ता का मालिक था। चाइना के लोग कहते हैं कि हमारे
राजनीतिक दल में जनतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि हम नीचे सबको खुला आमंत्रण देते हैं और दल के प्रति अनुशासन युक्त व्यक्तियों को ऊपर तक ले जाते हैं। ये कैसा जनतंत्र है कि सबसे उच्च स्तर पर बैठा व्यक्ति एक बार उस ऊंचाई को पा गया, वो अंतिम समय तक उस पद पर इसलिए बना रहता है क्योंकि सर्वसत्तावाद वहां पर आकर के स्थिर हो जाता है। एक खास बात यह है कि इस संगठन में प्रांतीय राज्य परिषद और राष्ट्रीय कांग्रेस ये दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका लोगों को दिखाई पड़ती है जो कार्य करती है। वहां इस दल की भूमिका को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से सर्वसत्तावादी साम्यवादी दल है कि न्यायालय जिसे स्वतंत्र कहा जाता है, न्यायालय में वे ही लोग चुने जाएंगे, जन न्यायालय है उनके पास, जो साम्यवाद के प्रति आस्था रखते हैं, साम्यवादी दल की स्वीकारिता उनकी है, ऐसे लोग जन न्यायालय के सदस्य होते हैं। सेना भी अधूरी नहीं है, इससे बची नहीं है। सेना में वे लोग होते हैं जो साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण किए हुए उच्च पदस्थ लोग होते हैं, वे सेना के उच्च पदाधिकारी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेना के लोग साम्यवादी धारणा के होते हैं, जो साम्यवाद को मानते हैं, वे सेना के उच्चस्थ पदों पे होंगे और नीचे भी वही सैनिक होता है जो साम्यवाद के लिए मर मिटने को तैयार होता है। एक खास बात जो चीनी संविधान और चीनी राजनीतिक दल को कहता है कि वो सर्वाधिक जनतांत्रिक हैं, वो अपने को कहते हैं कि साहब हम पूंजीवादी सर्वाधिकारवादी का विरोध करते हुए हम सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात करते हैं और इस तरह से हम सर्वहारा वर्ग के लिए नया प्रजातंत्रात्मक राज्य बनाने चल रहे हैं, जिसमें किसान, मजदूर, शोषित श्रमिक उसका अंग है, जिसे वास्तव में अधिकारों की ज़रूरत है, जिसके लिए वास्तव में न्याय होना चाहिए, उसका समूह और उसका संगठन है और राज्य भी उसी सर्वहारा वर्ग के लिए है। देश के उन्नतशील लोग कहाँ जाएंगे? अगर पूंजी नहीं होगी तो राष्ट्र का विकास कैसे संभव होगा? और जिनके पास पूंजी है, जो सत्ता में है, वो या तो साम्यवादी धारणा को मानने वाले हों, अन्यथा उस देश में वो सत्ता में हो नहीं सकते। ये कैसा जनतांत्रिक निर्णय है। एक और बात है, राज्य परिषद को कानून बनाने का अधिकार है और कानून के समक्ष ये कहा गया है उनके संविधान में कि सभी समान होंगे, सभी व्यक्तियों को रोजगार का समान अधिकार होगा। और शायद वहीं से रोजगार के अधिकार की बात निकली, क्योंकि विश्व के अन्य सभी देशों ने अपने संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए थे, रोजगार पाने का अधिकार नहीं रखा था और काम का पाने का अधिकार ये नहीं था। इसे बाद में विश्व के अन्य देशों ने भी जोड़ा। तो निश्चित तौर पर सोवियत रूस या चाइना के साम्यवाद की एक अच्छी खूबी है कि उन्होंने रोजगार पाने का अधिकार दिया। लेकिन फिर बात आती है कि अगर आप साम्यवादी धारणा के लोग हैं तो आपको मत देने का अधिकार है, आपको रोजगार पाने का अधिकार है, लेकिन अगर आप साम्यवादी विचारधारा के नहीं हैं तो ये सारे अधिकार आपके लिए नहीं हैं। दूसरी चीज, एक दलीय व्यवस्था है, एक ही दल होगा, उस दल में से हम किसी को भी चुने वो साम्यवाद होगा। क्या विचार को साम्यवाद से हटकर
पनपने का अवसर मिलता है? क्या प्रत्येक व्यक्ति एक ही धारणा का हो सकता है? इसलिए इसे सर्वसत्ताधिकारवादी संगठन कहा गया है, या यूं कहें कि इसे अधिनायकवादी संगठन और राजनैतिक दल की संज्ञा और सरकार की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सब कुछ अगर कहीं समाहित होता है तो साम्यवादी दल और उसके पॉलिट ब्यूरो और साम्यवादी नीतियों में है। साम्यवादी दल का बहुत कठोर संगठन है। उस संगठन से ऊपर कोई सोच नहीं सकता। नागरिक अधिकार बहुत सारे दिए गए हैं संविधान में, जैसे अन्य देशों में है, लेकिन वहां के लोग भ्रम में नहीं होते। भ्रम में बाहर के लोगों के लिए रखा गया, दूसरे देश के लोगों के लिए, वो देख के समझे कि इनके यहाँ नागरिक अधिकार है जैसे अन्य देशों में है। उन्हें घूमने का, भ्रमण करने का, बोलने का, काम करने का अधिकार है, लेकिन क्या साम्यवाद पर बोलने का, साम्यवादी क्षेत्र में भ्रमण करने का, साम्यवादी नीतियों के अनुसरण का और साम्यवाद पर विचार गोष्ठियां करने का, सभाओं का के आयोजन का अधिकार है। अगर उससे अलग सोचते हैं तो संभव नहीं है। आजादी या जनतंत्र कब संभव होगा? लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायालय हो। मैंने आपको पहले ही कहा कि वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय नहीं है। जन न्यायालय वो हैं, न्यायाधीश वो हैं जो साम्यवादी नीतियों को मानते हैं, जो साम्यवादी विचारधारा में शीर्षस्थ पे हैं। वे वहां के जन न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो क्या निर्णय देंगे? साम्यवाद से हटकर तो निर्णय नहीं दे सकते। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चाइना की नीति आक्रमणकारी है, आक्रामक नीति है। चाइना विश्व के प्रत्येक देश पर शासन करना चाहता है। यह बात और है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में की महासभा में वर्चस्व नहीं स्थापित कर सकता, लेकिन वीटो पावर पाने के कारण सुरक्षा परिषद में बार बार उसका प्रयोग करता है, आतंकी गतिविधियों को उकसाता है, भारत के विरोध अपनी ताकत का प्रयोग करता है, और मौका मिलने पर, कैसा मौका? जैसे कोरोना जैसे इस महामारी के समय गुपचुप गोपनीय ढंग से आज पूरा विश्व कह रहा है कि वुहान के उस देश जगह पे जहां से चाइना कोरोना की शुरुआत हुई, जहां से वायरस जन्म लिया, इन्होंने बहुत छोटा आंकड़ा दिया था। जब लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो इन्होंने तुरंत बढ़ा के बता दिया कि नहीं, ये संख्या अब इतनी हो गई। जबकि उन्होंने बीच में कहा कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल अब कोरोना के वायरस हट चुके हैं, वुहान साफ हो चुका है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। प्रेस मौन है। अगर यही जनतांत्रिक देश भारत, अमेरिका, इंग्लैंड में हुआ होता तो प्रेस रोज के रोज लिखते कि सरकार कैसी निकम्मी है, सरकार कैसी शांत है, सरकार मामलों को छुपा रही है। लेकिन वहां किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर प्रेस को आजादी नहीं है, अगर तो कैसा जनतंत्र है? लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। और सरकार आक्रामक है क्योंकि वो उस वायरस को विश्व के अन्य देशों में फैला करके अपने शांत होकर बैठना चाहती है। और बैठना ही नहीं चाहती, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गलत मास्क, गलत किट इटली में सप्लाई करना, भारत में सप्लाई करना, विश्व के अन्य देशों में सप्लाई करना, ताकि कम खर्च में गलत बने सही मिले, लोग और बीमार हों दूसरे देश के, उनकी अर्थव्यवस्था गिरती जाए, चाइना की अर्थव्यवस्था बेहतर होती जाए। क्योंकि इस महामारी, इस वायरस के पहले चाइना की अर्थव्यवस्था काफी कुछ कमजोर हो चुकी थी विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था में। ये उसकी एक सोची समझी चाल लगती है कि विश्व के देशों को कैसे कमजोर किया जाए। ये उसकी आक्रामक नीति का हिस्सा कहा जा सकता है।
हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि चाइना का जो साम्यवादी दल है वही वहाँ शासक की भूमिका में बैठा है। दल ही सब कुछ है और वो दल बंद दल है, जो हम खुला और बंद दल दो कहते हैं। खुला दल जिसमें सब कोई आके समाहित हो सकते हैं, कोई भी इसकी सदस्यता स्वीकार कर सकता है। उसके विपरीत यह बंद दल है जिसमें यह है कि केवल वही इसकी सदस्यता स्वीकार कर सकता है जो साम्यवादी नीतियों को मानने वाला है। ये कठोर दल है, ऐसा दल है कि इससे बाहर की सोच रखने वाले के लिए जगह नहीं है। ये संकुचित दल है जिसके सदस्यों को कुछ भी कहने, सोचने, बोलने का अधिकार नहीं है। इस तरह से सर्वसत्ताधिकारवादी दल है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। इस तरह से देश के विश्व के राजनीतिक दलों में जब हम परिभाषा करते हैं और विशेषताओं को गिनते हैं, और जब हम ऐसे दल की विशेषता गिनते हैं जिसका उद्देश्य केवल लोगों को गुमराह करना है, ऐसे दल के रूप में, उस रूप में साम्यवादी दल हमारे सामने आता है। यद्यपि कुछ न कुछ खूबियां भी इस दल की हैं, और वो ये कि यह दल एकाधिकारवादी है, यानी राष्ट्र को, देश को राष्ट्रवाद में पिरोने का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। देश को एकता के सूत्र में बांधता है, देश को इससे आगे हटने का अधिकार नहीं मिलता। विश्व में अपने राष्ट्र को स्थापित करने में यह दल उस राष्ट्र के लिए प्रभावकारी है, लेकिन जनतंत्र की भावनाओं के विपरीत हम साम्यवादी दल को कह सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।